नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद की स्थिति और ईरान के सामने मौजूद विकल्पों पर चर्चा करेंगे और अंत में आज की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल के 50 से अधिक फाइटर जेट की तेहरान पर भीषण बमबारी। ईरान ने कहा अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का विकल्प खुला। आईएईए प्रमुख ने कहा अमेरिकी हमले में फोर्दो परमाणु संयंत्र को पहुंचा महत्वपूर्ण नुकसान। ईरान के विदेश मंत्री की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात। पुतिन ने अमेरिकी हमले को बताया अकारण किया गया आक्रमण। ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर व्हाइट हाउस की सफाई। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ ईरान के भविष्य पर की थी बात। दुनिया के देशों का संघर्षरत देशों से अपने अपने नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2003 भारतीयों की हुई सुरक्षित घर वापसी। एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। ब्रिटेन ने फलस्तीन एक्शन ग्रुप को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत किया प्रतिबंधित। इजराइल के समर्थन के विरोध में 2 ब्रिटिश सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए चर्चा में आया था समूह। सीरिया में एक चर्च के अंदर आत्मघाती विस्फोट। 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। गृह मंत्रालय ने इस्लामिक स्टेट को बताया विस्फोट के लिए जिम्मेदार। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने इन हमलों का बदला लेने की धमकी दी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेमेबाजी भी दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने जहां एक और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर मदद मांगी है, तो वहीं अमेरिकी हमलों को लेकर दुनिया के हर हिस्से से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। दूसरी ओर ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं, तो ईरान भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद मध्य पूर्व में जारी संघर्ष न सिर्फ खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, बल्कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रूस, चीन जैसे देशों ने खुलकर ईरान के पक्ष में बयान देते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील तो की, लेकिन परमाणु मसले पर मॉस्को के बयान ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। उधर यूरोप के कई देश ट्रंप के समर्थन में खुलकर तो खड़े नजर आते हैं, लेकिन सैन्य सहयोग के मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। हालांकि सैन्य शक्ति को लेकर अमेरिका किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं दिखता, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऐसे करीब 9 सैन्य अड्डे हैं जो जरूरत पड़ने पर ईरान को कभी भी तबाह कर सकते हैं। बहरहाल जंग में अमेरिका ने फिलहाल अपना दायरा सीमित रखा है। इसीलिए तो ट्रंप ने अपने सैनिकों को सिर्फ ईरान के परमाणु साइट्स पर बमबारी की इजाजत दी। यानी अमेरिकी बमवर्षक जहाज के निशाने पर सिर्फ तेहरान का परमाणु कार्यक्रम था, न कि ईरानी सत्ता। लेकिन खामनेई प्रशासन पर ट्रंप के ताजा बयान के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कहीं अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के बहाने ईरान में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास न शुरू कर दे। क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। उधर अमेरिकी हमले से बिलबिलाए ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी दे डाली। ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गैमलर करार दिया। खमनेई ने कहा कि जंग की शुरुआत अमेरिका ने की तो संघर्ष को खत्म ईरान करेगा। तेहरान ने कहा कि अब उनके निशाने पर पश्चिम एशिया में स्थित
सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 9 सैन्य ठिकाने हैं, जिसका इस्तेमाल अमेरिका रणनीतिक कार्रवाई के लिए करता है। बहरहाल ईरान इजराइल युद्ध के दौरान खेमेबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ईरान के पक्ष में रूस ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेहरान को परमाणु हथियार देने को तैयार है। बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। बैठक के बाद पुतिन ने अमेरिका की निंदा करते हुए ईरान के खिलाफ हमले को अकारण किया गया आक्रमण करार दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आपात बैठक की, जिसमें फोर्दो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र सहित ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद की स्थिति पर विचार किया गया। महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी बमबारी से फोर्दो परमाणु स्थल के भूमिगत हिस्सों को महत्वपूर्ण नुकसान होने की संभावना जताई। बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने समुद्री जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा, जो महंगाई को बढ़ाएगा। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार हैं और ईरान को लेकर के काफ़ी उनको महारत हासिल है। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। खेमेबाजी जो चल रही है अमेरिकी हमलों के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खेमेबाजी कोई आज की बात नहीं है। ये तो कई बरसों से ये बढ़ गया है। पहले इसकी शुरुआत हुई थी यूक्रेन वॉर से, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल की में ये खेमेबाजी सबसे पहले देखने में आई। जो आज की बात है उसमें ये देखना होगा कि बाहर की शक्तियां इस मामले को और ना उछालें। इसमें डी-एस्केलेशन की ज़रूरत है। इसमें ना ईरान का हित है, ना ही इजराइल का हित है। इजराइल का अभी तो हाथ ऊपर है, लेकिन ये लड़ाई के शुरू का चरण है। अगर आप देखें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, एक 2002 में इराक पे जब युद्ध हुआ था, उस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति बुश सेकंड थे, उन्होंने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया जंग फतेह हो गई। एक वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे खड़े होकर उन्होंने ये बयान दिया था। और उसके बाद साहब वो जंग जो है वो चलती रही। अमेरिका वहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ और वो सिविल वॉर चल रही है। उसका नतीजा हुआ कि वहाँ से ही आईसिस उठ के आया। तो इसको देखते हुए, और ईरान जो है इराक से बड़ा मुल्क है, बल्कि इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। तो आगे के कदम बड़े सोच समझ के उठाने होंगे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इजराइल की असुरक्षा की भावना है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको करने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो 2 स्टेट सोल्यूशन। ये जो नारेबाजी होती है कि फ्रॉम जॉर्डन टू सी, फ्रॉम रिवर टू सी, जो इजराइल के अस्तित्व को ही मानने से लोग इनकार कुछ अरब मुल्क करते हैं या एक वर्ग करता है। इसका
ठीक है सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, लेकिन अभी की अगर हम स्थिति को देखें सर, तो जिस तरह से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। कल मेदवेदेव का एक बयान आया था कि ईरान को वो वॉरहेड उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ऐसे में एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो बदला लेगा, तो ये रूस और ईरान के बीच में हाल के दिनों में एक फैक्ट भी हुआ है दोनों के बीच में। इसको देखते हुए रूस की भूमिका किस ओर जा सकती है, क्या कुछ आप कहेंगे? साहब, रूस ईरान का समर्थन कर रहा है राजनीतिक तौर पे, लेकिन वो कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप देखिए सीरिया में, वहां तो उनकी बेस भी थी, और असद की सरकार जब गिरी तो उन्होंने कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं किया। ईरान तो और दूर है, तो यहाँ सैनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि रूस के आने से एक जो असंतुलन बना था राजनीति में, उसमें कुछ सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन की बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो एक पक्ष ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ठीक है सर, इस सबके बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इजराइल अभी भी वहाँ पर ईरान के अंदर बमबारी कर रहा है, ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पे, तो ये स्थिति वहाँ पर किस ओर जाते हुए आपको दिख रही है? साहब, अगर अमेरिका अपना हाथ समेट ले तो ये लड़ाई जो है कल बंद हो जाएगी। इजराइल इस स्थिति में नहीं है कि वो ये लड़ाई अपनी शक्ति से वो जारी रखे, और ईरान चाहता ही नहीं है, क्योंकि ईरान का इस समय कमज़ोर स्थिति में है। तो ये लड़ाई अगर इजराइल में उनका क्या सोचना है? उनका सोचना है कि इनके परमाणु जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको रोक दिया जाए। और सत्ता परिवर्तन की बात भी नेतन्याहू साहब कह चुके हैं। इस तरह के सैनिक आक्रमण से तो दोनों बातों पे उल्टा असर होगा। मैं रह चुका हूँ ईरान में 4 साल, और ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कोई ज़्यादा ख़ास उत्साह नहीं था लोगों का। वो प्रोग्राम अपना चलाना चाहते थे। उनकी एक विचारधारा है कि साहब हम बड़े मुल्क हैं, हमें भी सबके बराबर होना चाहिए। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना चाहते थे, लेकिन वेपनाइजेशन के लिए नहीं सपोर्ट था। आज वो सपोर्ट है, बढ़ गई है, और इसके साथ ही ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप की वजह से जो ईरानी सरकार है, रजीम जो भी आप कहें उसको, उनकी सपोर्ट भी बढ़ गई है। ठीक है सर। तो सर, अब यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हम दर्शकों को यहाँ पर दरअसल बताना चाहते हैं कि ईरान अगर बदला लेता है, जो बार बार ईरान कह रहा है कि वो बदला लेगा, क्या कुछ विकल्प ईरान के पास हैं? और फिर हम श्रीवास्तव जी से बात करेंगे उस बारे में। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ विकल्प ईरान के पास हैं। सबसे पहले तो क्या ईरान बदला लेगा? ईरान क्या बदला लेगा या चुप बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे लगता है कि ईरान बदला लेगा। दूसरा सवाल यह है कि ईरान कब बदला लेगा? क्या वो तत्काल कोई बदला लेगा? क्योंकि अभी जो अमेरिकन बेस है, अमेरिकन जो फौज है, अमेरिका काफ़ी हाई अलर्ट पर है, तो ऐसे में हो सकता है कुछ दिनों वो इंतज़ार करे या तत्काल बदला लेगा। और अगर बदला लेगा तो ईरान के पास क्या कुछ विकल्प हैं? ईरान बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतार और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरान के पास इस तरह की मिसाइल हैं कि वो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है। उसके अलावा इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों पर भी हमला कर सकता है, और हुथी को, यमन में जो हुथी है, उसको भी ये कह सकता है कि वो लाल सागर में जो अमेरिकी पोत वहाँ पर मौजूद हैं या वाणिज्यिक पोत वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर वो हमला करे। तो ये दूसरा विकल्प है जो ईरान कर सकता है। उसके अलावा ईरान खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों की तेल रिफाइनरी और दूसरे औद्योगिक संस्थानों पर हमला कर सकता है।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनकी रिफाइनरी और इंडस्ट्री पे हमला करेगा तो उसका भी कहीं ना कहीं असर अमेरिका पे होगा। एक और विकल्प है जो ईरान लगातार बोल रहा है, वो ये है कि होर्मुज तेल व्यापार रूट को ईरान जो है वो बंद कर सकता है। इससे ये होगा कि दुनिया की 26% जो कच्चे तेल की आवाजाही वहाँ से होती है वो बंद हो जाएगी। अमेरिका सहित चीन सहित कई देशों में महंगाई बढ़ेगी और काफ़ी इसका फर्क पड़ेगा। उसके अलावा ईरान के पास एक और विकल्प है, वो ये है कि अमेरिकी दूतावासों और अमेरिकी नागरिकों पर हमला करे। ईरान के प्रॉक्सी समूह कई देशों में मौजूद हैं, चाहे हम इराक की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, तो ये हो सकता है कि अमेरिकी दूतावासों और अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका पर साइबर हमले भी हो सकते हैं। चीन, उत्तर कोरिया, रूस और ईरान ये सब मिलकर एक साइबर हमले के लिए काफ़ी एक खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और हमला कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके बाद अमेरिका का जवाब क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उसका जो जवाब होगा, अगर ईरान कोई जवाब देता है, बदले की कार्रवाई करता है, तो काफ़ी भुगतना पड़ेगा ईरान को। काफ़ी खतरनाक अमेरिकी हमले ईरान के ऊपर हो सकते हैं। तो ईरान का जो ये बदले का विकल्प है और बार बार जो ईरान बोल रहा है वो बदला होगा। इसी पर हम अपने विशेष मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, जो बार बार ईरान ये बोल रहा है कि वो बदला लेगा और जो बदले के विकल्प भी अभी हमने बताए, आपको क्या कुछ लगता है ईरान कब बदला लेगा और किस तरह का बदला लेगा, या बदला लेगा भी या नहीं? देखिए, आपको याद होगा सुलेमानी, जनरल सुलेमानी IRGC के कमांडर थे। उनको अमेरिकन के ड्रोन अटैक में उनको मार दिया। उसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल अमेरिकन बेस जो इराक में थे उन पे दागे, लेकिन उसके दागने के साथ उनको ये भी पहले से चेतावनी दे दी कि आप बच जाइए। तो वो उन्होंने एक बड़े ही सूझबूझ का काम किया कि उनका बदला भी हो गया और ऐसा नहीं कि कोई अमेरिकन जानो माल का कोई ऐसा नुकसान हो। दोबारा लड़ाई। ठीक है सर, एक हमको छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बदले की हम बात कर रहे थे। इस वक्त ये खबर आ रही है कि कतर में हमला किया गया है। वहाँ पर कतर में हमला हुआ है। कतर के अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने हमला किया है। कतर के अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने हमला किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि आज रात ईरान यूएस बेस पे हमला कर सकता है, तो ईरान ने ये हमला कर दिया है। चंद मिनट पहले ये हमला हुआ है। उनका अल उदैद बेस है अमेरिकन का कतर में, जहां पर इन्होंने मिसाइल्स के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू हमला किया है। वहाँ ये वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट यूएस एयरबेस है, जिसमें करीब माना जाता है कि कम से कम नहीं तो 10,000 यूएस सोल्जर्स वहां पोस्टेड है अल उदैद बेस में। इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। अमेरिकी मीडिया लगातार ये रिपोर्ट कर रहा था आज शाम से ही कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि आज देर शाम ईरान कभी भी हमला कर सकता है। तो इसके चलते कतर ने आज दोपहर को ये कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि कतर ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है किसी भी तरह की कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। तो कतर की एयर स्पेस आज दोपहर करीब भारतीय टाइम के हिसाब से 3 बजे क्लोज होती है। अमेरिकन इशू करते हैं शेल्टर वार्निंग सभी अमेरिकन सोल्जर्स और सभी अमेरिकन सिटीजन्स जो कतर में हैं कि आप शेल्टर्स में चले जाएं। और ठीक है, फिर ये खबर अभी थोड़ी देर पहले आती है कि ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू कतर ने या ईरान ने अल उदैद यूएस एयरबेस पे हमला कर दिया है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर साइट्स के अटैक के बाद लगातार ईरान के। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने बदले की कार्रवाई की है। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ श्रीवास्तव जी जुड़े थे। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब जाते जाते हम दर्शकों को आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ छोड़ के जाते हैं। आप हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के PM माइकल मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
यूरोपीय संघ ने कनाडा के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य दोनों के बीच पहले से घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों पक्ष अमेरिका में संभावित कठोर नेतृत्व, रूस और मध्य पूर्व की अस्थिरता जैसी भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये बैठक नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई और लगभग 2 घंटे तक चली। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में रात भर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमलों में रिहायशी इलाकों में आग लग गई और एक मेट्रो स्टेशन के बम शेल्टर के प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचा। शेवचेनकिविस्की जिले में एक रिहायशी बहुमंजिला इमारत का पूरा हिस्सा तबाह हो गया जहां कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगर्टान शिनावात्रा ने सोमवार को राजनीतिक संकट के बीच कैबिनेट में फेरबदल किया। एक लीक हुई फोन कॉल के चलते शुरू हुए न्यायिक विवाद से उनकी सरकार गिरने की कगार पर है। पिछले हफ्ते मुख्य गठबंधन सहयोगी के सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद खाली हुए मंत्री पदों की जिम्मेदारी नए चेहरों को सौंपी जा रही है। सीरिया में एक चर्च के अंदर आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है जबकि इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित द्वेइला में विस्फोट उस समय हुआ जब लोग मार एलियास चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह हमला IS के 2 आतंकवादियों ने किया है। ब्रिटेन ने फलस्तीनी एक्शन